हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी मंत्रा पर स्वागत है। आ जाएं सभी बच्चे, आ जाओ जी। लग रहा है तैयारी में, क्या है लग रहा है तैयारी में? टाइम है। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी की, गुड इवनिंग सभी बच्चों की, गुड इवनिंग। आ जाओ जी सभी बच्चे, करते हैं अपनी क्लास को शुरू। और हम जो PYQ की सीरीज जो हमारी चली हुई है, हाँ जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो हमारी PYQ की सीरीज हमारी चली हुई, इसके अंदर आपने ये कहा था, हाँ जी बिल्कुल लेट हो गए क्लास चलाने में। आज भी दिक्कत है ऐप के ऊपर, इसी वजह से लेट हो गए। और मैं तो आ गई थी जी टाइम पर। तो ये ना सोचो कि मैडम ही हैं। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा मतलब ऐप के ऊपर भी ओवरलोड है ना, और ऐप रुक जाती है। कई बार ऐसा होता है, डेली आया करो। अच्छा जी, तो देखो जी, मैंने आपको ये कहा था पिछली बार कि मैं आपको रॉबर्ट गैगने की जो थ्योरी है वो मैं आपको करवाऊंगी। पता ना पिछली बार कि मैं आपको रॉबर्ट गैगने की जो थ्योरी है वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। और आपने कहा था बिल्कुल मैडम हमें करवाना रॉबर्ट गैगने की, ठीक है ना। तो जो रॉबर्ट गैगने है, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? रॉबर्ट गैगने की जो हिरार्की जो है वो आपको मेरे ख्याल से, हाँ जी बोला था। तो मुझे ध्यान थी ये बात कि आप बच्चों को रॉबर्ट गैगने की जो थ्योरी है वो करवानी है, ठीक है जी। तो रॉबर्ट जो गैने हैं, इन्होंने एक, रॉबर्ट गैने ने एक पुस्तक लिखी थी। और पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था जी, बताओ क्या था पुस्तक का नाम? शाबाश जल्दी बताओ। द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ब्राइटनेस ज्यादा है जी, करवाते हैं जी। तो इनकी थ्योरी का नाम क्या था? द, एक मिनट ठहरो, ब्राइटनेस कम करवाते हैं, ब्राइटनेस कम कर। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इनकी थ्योरी का नाम क्या है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये इनकी थ्योरी का नाम है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक। ये है जी रॉबर्ट कम कर दी, रॉबर्ट गैगने की थ्योरी का नाम है। और इन्होंने अधिगम, साफ नहीं है जी, कोई बात नहीं, देखते हैं अगला, नेक्स्ट देखते हो क्या। अच्छा जी, तो इन्होंने अधिगम के 8 सोपान बताए। अधिगम के कितने बताए? 8 सोपान। सबसे पहले है जी सिग्नल लर्निंग। कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ, कई बार PDF भी साफ नहीं होती, सारी बात नहीं है अभी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आगे साफ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है जी? सिग्नल लर्निंग, उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो लर्निंग है, उसके बाद है जी चेनिंग, फिर वर्बल एसोसिएशन है, ठीक है ना, उसके बाद मल्टीपल जो है ये मुझे भी नहीं कम दिखाई दे रहा, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ी सी है इसके अंदर दिक्कत है। तो अब देखो यहाँ पर पढ़ लो, एक ही बात है। तो इन्होंने अधिगम के कितने सोपान बताए जी? 8 सोपान बताए। एक सोपान की बताई, सबसे पहले है जी संकेत अधिगम, जिसको क्या कहा जाता है? सिग्नल लर्निंग। अब आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, केवल उस एक पेज में ही दिक्कत थी, उस एक पेज में ही दिक्कत थी, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाती है कई बार समस्या। तो यहाँ पर ये है जी संकेत अधिगम यानी कि सिग्नल लर्निंग। उसके बाद है जी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी कि SR लर्निंग। फिर है जी श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग। पहले बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखता है, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स के माध्यम से, उसके बाद चेन बनाएगा, फिर शब्दों के आधार पर सीखेगा, फिर बहुविवेदन यानी कि अलग अलग करना सीखेगा शब्दों के बारे में, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। सबसे ज्यादा ये जो टॉप लेवल वाला है ना, ये पूछा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। अब आप पंजाबी में लिख रहे हो, और मेरे लिए तो सही बताऊं क्या, काला अक्षर भैंस बराबर है। मेरे को तो इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या है क्या नहीं लिखा, है ना, काला अक्षर भैंस बराबर है मेरे लिए तो ये। चलो जी, तो यहाँ पर आप क्या है, पहले बच्चा संकेतों के माध्यम से सिग्नल, SR, चेन, वर्बल, मल्टीपल, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद गैने ने सीखने को 8 वर्गों में क्या किया? वर्गीकृत किया। रॉबर्ट गैगने ने कहा रॉबर्ट गैगने ने कहा कि जो सीखना होता है वो कितने प्रकार का होता है? बिल्कुल सत श्री अकाल जी। सीखना कितने प्रकार का होता है? सीखना होता है जी 8 प्रकार का। उन्होंने एक अधिगम सोपानकी के रूप में प्रस्तुत किया। सोपानकी क्या होती है?
ठीक है ना। सोपानकी होती है कि जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, यानी कि सीढ़ी। सोपानकी का मतलब क्या है? सीढ़ी। जैसे पहले एक सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सीढ़ी पर पैर रखकर चलना भाई, है ना, लगातार सीढ़ियों पर पैर रखकर चलना। तो एक अधिगम सोपानकी के रूप में प्रस्तुत किया। अगला कर्म पिछले कर्म से उच्चतर और जटिल था, यानी कि जो संकेत अधिगम है ना वो सबसे आसान है। संकेत अधिगम सबसे आसान है, ठीक है। और धीरे 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 जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा, तो हर एक स्तर दूसरे स्तर से कठिन और जटिलतर होता जाए। समस्या समाधान अधिगम सबसे ज्यादा जटिल है, ठीक है। फिर गैने के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानकी में प्रयुक्त अधिगम के इन 8 प्रकारों में आपस में संबंध है और कर्म व्यवस्था से सीखने की प्रक्रिया और जो सीखने की नेचर है, सीखने की जो प्रकृति है, उससे सहायता मिलती है। यानी कि एक बालक सीखता कैसे है, सीखने की प्रोसेस क्या है और सीखने की नेचर क्या है, ठीक है, इसके बारे में क्या चलता है जी, पता चलता है। अब देखो जी, सबसे पहले अधिगम सोपानकी हिरार्की ऑफ लर्निंग, गैने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जी। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और ये बात है जी 1956 में अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम सोपानकी या अधिगम नामक शब्दावली का क्या किया जी, प्रयोग। ये बात कब की है जी? 1956 की। लेकिन इनकी बुक कब आई थी? 1965 में। ये बात याद रखिएगा, इनकी बुक आई थी 1965 में, ठीक है। और इन्होंने अधिगम सोपानकी शब्द का प्रयोग कब किया था? 1956 में किया। समझ में आ गई बात? अधिगम सोपानकी शब्द का प्रयोग 1956 में किया था। क्यों? अधिगम की प्रकृति, अधिगम माना लर्निंग, लर्निंग माना सीखना, सीखने की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम सोपानकी या अधिगम अधिक्रम हिरार्की ऑफ लर्निंग नामक शब्दावली का क्या किया जी, प्रयोग। अभी शुरू हुई, टेंशन ना लो। अधिगम को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिगम को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति के जिस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उस आधार पर शाब्दिक अधिगम, चालक अधिगम, भावात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, ये सारे जी प्रकार है। अब सबसे पहले बात करते हैं संकेत लर्निंग की। बस वहां से आपको इतना याद रखना है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। मैडम बुक का क्या नाम था? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। बुक का नाम क्या था अमन? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये बुक का नाम था, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो यहां पर आपको याद करना है कि जो रॉबर्ट गैने हैं वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। 1956 में अधिगम सोपानकी शब्द का प्रयोग किया और इनकी जो बुक है वो कब आई थी? 1965 में आई थी। इनकी किताब कब आई थी? 1965 में आई थी। हाँ बिल्कुल इनफ है संजू मैडम, आप डेली जो यहाँ करवाते हो इनफ है जी, इनफ 30 नंबर के लिए इनफ है। एक दो बार बीच में क्लास नहीं भी लगती, पिछले हफ्ते रहा ऐसा, तो क्लास नहीं लगी तो उसका कारण कुछ और था कि और क्लासेस लग रही थी, कई बार हो जाता है इस तरह का। तो कोई बात नहीं, अभी अपने पास टाइम है, अभी तो 5 जून ही हुआ है, पेपर आपका 26 और 27 को है। तो हम लोग जैसे ही अभी 5-7 दिन के अंदर बिल्कुल कंटिन्यू कर देंगे जी, खींच देंगे मीटर, आपको एक एक बात मैं समझा दूंगी जो पेपर के अंदर आती है, टेंशन ना लो। चलो जी, अब देखो संकेत अधिगम, सबसे पहले क्या है जी? सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम, ठीक है। कई बार हो जाती है दिक्कत ममता। संकेत अधिगम को क्लासिकल अनुबंध भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न बनेगा जी यहां पर, और इसको आप कर लीजिए अंडरलाइन। जो संकेत अधिगम है ये क्लासिकल अनुबंध भी कहा जाता है। क्लासिकल अनुबंध, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी? बताओ जी, पेवलोव ने दी थी। अब यहां से प्रश्न क्या पूछेगा कि गैने का कौन सा जो सोपानकी है वो क्लासिकल कंडीशन पर बेस है। इस तरह का प्रश्न पहले भी एग्जाम में आया है और इसीलिए ये पीडीएफ लगाकर मैं आपको करवा रही हूँ। बढ़िया हूँ जी, ठीक है ना, तभी ये पीडीएफ लगाकर मैं आपको करवा रही हूँ। पेवलोव ने क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत दिया था और इस प्रकार का अधिगम पेवलोव के द्वारा प्रतिपादित क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के अनुरूप होता है। अब पेवलोव का जो थ्योरी है वो आप सभी को ध्यान है कि कुत्ते की गले की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके, और पेवलोव ने क्या किया था? एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि हमारे अंदर कुछ नेचुरल है ना, कुछ प्राकृतिक क्या होती है, प्रवृत्तियां होती है, टेंडेंसीज होती हैं। अगर इनको किसी आर्टिफिशियल उद्दीपक के साथ कनेक्ट किया जाए
तो ये उसी के अनुसार काम करने लग जाती है, ठीक है ना, उसी के अनुसार काम करने लग जाती है। जैसे एक माँ है और वो अपने बच्चे को जब भी दूध पिलाती है, ध्यान से सुना मेरी बात, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम के अंदर। एक माँ जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो पहले उसके ललाट, ललाट क्या होता है, माथा, माथे को चूमती है और उसके बाद दूध पिलाती है। जब भी बच्चे को दूध पिलाना हो पहले माथे को चूमती है, उसके बाद दूध पिलाती है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही माँ बच्चे के माथे को चूमती है, बच्चा अपना मुंह चलाने लग जाता है। बच्चा मुंह चलाता है ना दूध पीने के लिए, जैसे भी दूध पीने की प्रक्रिया करता है। तो ये क्या है जी, ये क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये होती है, हाँ, कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। हाँ, हिंदी की प्लेलिस्ट है, मिल जाएगी, स्टडी मंत्रा पर आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर बनाई हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार के सीखने में प्राकृतिक उद्दीपक की अनुक्रिया के साथ अन्य कोई उद्दीपक की अनुक्रिया प्रस्तुत करना सीख लेता है। सीखने के इस प्रकार के यांत्रिक ढंग से आदतों का क्या हो जाता है जी, निर्माण होता है। यानी कि बच्चा संकेतों को देखकर सीख लेता, ठीक है ना, बच्चा संकेतों को देखकर धीरे 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 सीखने की प्रक्रिया करता है। बच्चे को पहले संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है ना, इशारों के माध्यम से हमसे सिखाया जाता है। हम लोग बच्चे के सामने ताली बजाते हैं, इसका मतलब खुश होना है। बच्चे के सामने ताली बजाए, इसका मतलब खुश होना है। धीरे धीरे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको आगे रेड लाइट दिखाई दी तो बच्चा एक बार पूछेगा ये क्यों है, तो पापा बताएंगे जी यहाँ पर रुकना होता है। जब भी रेड लाइट दिखाई देगी बच्चा कहेगा रुक जाओ, बच्चा क्या कहेगा, रुक जाओ, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, सिग्नल लर्निंग। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा। श्री राम, थैंक यू जी। किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा। हाँ करवाएंगे जी, बिल्कुल करवाएंगे भूमि। थॉर्नडाइक के द्वारा ये दिया गया था उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। मैडम ऐप पर भी ऐसे ही पढ़ाते हो, खड़े होकर? तो आपको पढ़ना है या खड़े होने बैठने से? उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बने बंधनों के दृढ़ हो जाने पर प्राणी किसी उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर उससे अनुबंधित अनुक्रिया देना सीख लेता। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाती हूँ जी, और आप कशिश बैच ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है, आप बैच खरीद सकते हो। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बने बंधनों के दृढ़ हो जाने पर, जैसे सामने कोई उद्दीपक दिखाई देगा और उसके प्रति प्राणी क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, अनुक्रिया करेगा। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो बंधन बन गए और मजबूत हो गए, जैसे जब भी बिल्ली बाहर आती पिंजरे से, उसको खाने के लिए मछली, मांस दिया जा रहा था, तो बंधन क्या हो गया जी, दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया, ठीक है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बंधनों के दृढ़ हो जाने पर प्राणी किसी उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर अनुक्रिया देना सीख लेते। मतलब बिल्ली को 3 बार, 4 बार, 5 बार जब भी वो पिंजरे से बाहर निकली, उसको क्या दिया गया, उसको खाने के लिए मांस दिया गया। अब जब भी पिंजरे के बाहर मांस रखा जाता है, बिल्ली फटाक से पिंजरे से बाहर आ जाती है, ठीक है। यानी कि उद्दीपक को देखकर क्या करती है, अनुक्रिया करती है। उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करती है। आपको कोई उद्दीपक दिखा दिया, ठीक है, और उसके बाद अनुक्रिया आप करोगे, बार बार उद्दीपक दिखाया जाएगा, आप बार बार अनुक्रिया करोगे, ठीक है। अच्छा जी भूमि, 1 मिनट, एक मैं क्वेश्चन का जवाब दे दूं। ये कई बच्चों का सवाल है कि मैडम 6ठी और 10वीं की एनसीईआरटी की बुक चेंज हो चुकी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो आपका पेपर हो रहा है ना एस्टेट का, ये 2024 का हो रहा है, ये 2025 का नहीं हो रहा। और अब की बार जो बुक है ना, अब नए सेशन अप्रैल से चेंज की है, 6ठी की और 10वीं की एनसीईआरटी की। तो इसका मतलब आपको तो पुरानी पढ़नी है। ये 2024 वाला पेपर आप दे रहे हो, 2025 वाला थोड़ी ना है। तो चेंज हो गई तो होने दो, आपने वही पुरानी वाली पढ़नी है, 6ठी, 7वीं, 8वीं की, ठीक है। चलो जी, इस प्रकार का सीखना स्किनर के द्वारा बताए गए क्रिया प्रसूत अनुबंध का परिणाम होता है। इस प्रकार के अधिगम में घनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन की सहायता से किसी उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर व्यक्ति को वांछित अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। समझ में आ गया? हाँ, क्या क्या कि इस प्रकार के अधिगम में चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो पुनर्बलन है उसकी सहायता से अगर आप बार बार उद्दीपक को प्रस्तुत करोगे तो व्यक्ति को वांछित अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अनुबंध बनाने में पुनर्बलन की महत्ता होने के कारण इस प्रकार के अधिगम को संकेत अधिगम से कुछ ऊंची स्थिति में रखा गया है। संकेत अधिगम से ये क्या है, थोड़ी ऊंची स्थिति के अंदर है।
उसके बाद है जी श्रृंखला अधिगम, अगला है जी चेन लर्निंग, ये उससे ऊंची स्थिति है। श्रृंखला अधिगम को कर्मिक अधिगम भी बोलते हैं, क्योंकि चेन बनाता है, ठीक है ना, चेन बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूल में मुझे पता है, तभी तो मैं कह रही हूँ अभी भड़क ना लो। श्रृंखला अधिगम को कर्मिक अधिगम भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में अधिगम सामग्री क्रम से प्रस्तुत करनी होती है और एक एक करके क्रम से सीखता है। जैसे बच्चे को पहले गिनती सिखाई जाएगी, बच्चे को पहले गिनती सिखाई जाएगी, उसके बाद बच्चे को पहाड़े सिखाए जाएंगे, फिर बच्चे को जमा के सवाल, उसके बाद घटा के सवाल, फिर गुणा के सवाल और उसके बाद भाग के सवाल सिखाए जाएंगे, ठीक है ना, भाग के सवाल सिखाए जाएंगे। पहले बच्चे को इस तरह से शेप बनानी सिखाएगी, धीरे धीरे बच्चे को स्वर लिखने सिखाए जाएंगे, फिर व्यंजन लिखने सिखाएंगे और उसके बाद बच्चों को शब्द सिखाए जाएंगे। इसको क्या बोला जाता है? इसको चेन लर्निंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? चेन लर्निंग बोला जाता है। तथा प्राणी एक एक करके क्रम से अधिगम करता है। वर्णमाला, गिनती, पहाड़े, अनेक राज्यों का भूगोल, ऐतिहासिक विवेचन, क्रमबद्ध अध्ययन सामग्री का सीखना, इसी प्रकार का सीखना है जी। फिर आ गया जी शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। अब बच्चा शब्दों को सीखेगा। पेडागोजी नहीं आएगी एस्टेट में, अभिलाषा, अगर एक आधा क्वेश्चन आ गया पेडागोजी का तो कोई बात है ना, और वो तो आप कर भी लोगे। बाकी एस्टेट के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पेडागोजी का दो तीन आ सकते हैं, पर वो कोई न्यारी थोड़ा ना पढ़नी है आपने, न्यारी थोड़ा ना पढ़नी है अलग से, ठीक है ना। चलो जी, तो शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग, इस अधिगम का मतलब क्या है? जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जो वार्तालाप यानी कि बातचीत और साहित्य है, लेखन है, इस अधिगम से है। कि बच्चा शब्दों को पहचाने, बच्चा वाक्यों को पहचाने, वार्तालाप के अंदर कैसे शब्दों का यूज किया जाता है उसको पहचाने, है ना, साहित्य को पहचाने, लेखन को पहचाने, इस अधिगम से मतलब जो शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाने से संबंधित रहता है। यानी कि बच्चे की जो शब्द संपदा है वो बड़ी होती है। व्यक्तियों के द्वारा बोले जाने वाले शब्द और वार्तालाप शाब्दिक अधिगम का ही परिणाम है। जैसे इसको आप यूं कह सकते हो, लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस आपने पढ़ी हुई है ना, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर, मतलब कई लोगों को शब्दों से खेलना आता है, कई लोगों को शब्दों से खेलना आता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको उचित स्थान पर शब्दों का प्रयोग करना नहीं आता कि किस तरह से बातचीत करें, कैसे शब्दों का प्रयोग। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अध्यापक होता है, जैसे वकील होता है, ठीक है, और इन लोगों को शब्दों से खेलना आता है, अपने हिसाब से शब्द को तोड़ मरोड़ लेते हैं और शब्दों को, यानी कि वर्ड प्लेयर ये होते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। यहाँ पर जिस वकील है, राजनेता है, बिल्कुल जो भाषण देते हैं, अब हम यूं कह सकते हैं जैसे मोदी जी हैं, तो शब्दों से खेलना जानते हैं, शब्द में दम है, शब्द में ताकत है। हाँ, लीडर होते हैं, वकील होते हैं, टीचर होते हैं, तो ये बुद्धि यहाँ पर आती है। हमें शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए। भाई देखो, बोलना तो सभी को आता है, अब ऐसी बात थोड़ी ना है कि किसी को बोलना नहीं आता, पर उचित स्थान पर उचित शब्दों का चयन करना, सही ढंग सही टोन में बोलना, ठीक है, ताकि आगे वाले को कुछ महसूस ना हो बुरा, वो एक कला है भाई। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है मुंह से फूल झड़ते हैं और हम उसकी बात को सुनना चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब बोलते हैं ना तो यूं लगता है उत्तरी कर दिया सत्यानाश, है ना, ऐसी बात कह दी, दिमाग खराब हो गया, अगला कहेगा ऐसा मैंने क्या कह दिया, अरे और करने कसर क्या छोड़ दी, ठीक है। तो रटंत स्मरण इस प्रकार के अधिगम का ही एक रूप है। जैसे बच्चा रट्टा लगाकर सीखता है, ठीक है ना, हाँ, शब्दों में परिवर्तित कर लेना। तो यहाँ पर रटंत, जैसे बच्चा रटता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ज्यादा से ज्यादा शब्दों को याद कर लेगा। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। लेकिन बच्चा केवल रटता है, बच्चे को ये नहीं पता कि बाहर निकालेंगे तो कैसे मर जाएगी। अगर बच्चे से पूछेंगे ना तो बाहर निकालेंगे तो क्यों मर जाएगी, तो बच्चा कहेगा मुझे क्या पता, केवल रट्टा लगा रखा है, रटंत। शाब्दिक अधिगम की प्रक्रिया में अक्षर, शब्द, चिन्ह, आवाज आदि को सार्थक ढंग से समझने और प्रस्तुत करने की क्रिया निहित रहती है। शाब्दिक अधिगम की योग्यता ही मानव को अन्य प्राणियों से क्या बनाती है? श्रेष्ठ। क्योंकि अन्य प्राणियों में हमारे में फर्क यही है कि अन्य प्राणी बोल नहीं सकते और हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, हाँ, हाँ जी बिल्कुल, पीआरटी के लिए भी क्लास है। अब विनीता ये बताओ, क्या
रॉबर्ट गैने की थ्योरी पीआरटी में नहीं आएगी। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आप बच्चों में से पीआरटी के भी बच्चे हैं यहाँ पर, पीजीटी के भी हैं और पीजीटी के। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि मैडम ये क्लास कौन से बच्चों के लिए। अब ये बताओ, जो इंटेलिजेंस का टॉपिक है तो वो तो तीनों लेवल में आएगा। हाँ, क्वेश्चन के लेवल में फर्क कर देगा। जो पीजीटी के अंदर पेपर में बनाएगा वो थोड़ा टफ लेवल बना देगा, और जो आसान आसान बात है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बुद्धि का सूत्र बताइए कौन सा होता है, आईक्यू का सूत्र कौन सा होता है, तो आसान थोड़ा पीआरटी में डाल देगा और टीजीटी में थोड़ा एवरेज डाल देगा। अरे सिलेबस सेम है, कहने की थ्योरी तीनों में आ सकती है और तीनों में आती है, बस थोड़ा लेवल में फर्क कर देगा। अगर पीजीटी का पेपर है तो गैने की बुक का नाम पूछ लेगा, कह देगा गैने कहाँ का रहने वाला था, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था, या और कोई बात पूछ लेगा, है ना। और अगर पीआरटी का पेपर है तो यूं कह देगा कि टॉप लेवल का बताओ कौन सा बताया, समस्या समाधान अधिगम, सबसे निचला कौन सा बताया, संकेत अधिगम। आपको पढ़ना सारा पड़ेगा, चाहे आप पीआरटी के हो, चाहे आप टीजीटी के हो, चाहे आप पीजीटी के हो, पढ़ना सारा पड़ेगा। क्वेश्चन के लेवल में फर्क करेगा, इसलिए मैं आपको तीनों प्रकार के पेपर करवाती हूँ, पीआरटी के भी, टीजीटी के भी और पीजीटी के भी। हर प्रकार के पेपर पीवाईक्यू मैं आपको करवा रही हूँ। हाँ, घुमाकर पूछ लेते हैं, बिल्कुल। चलो जी, उसके बाद देखिए, क्लियर। इससे पूर्व 3 प्रकार के अधिगम निम्न स्तरीय होने के कारण निम्न स्तरीय पशु पक्षियों में पाए जाते हैं, जबकि शाब्दिक अधिगम की क्षमता केवल मानव समुदाय में ही होती है। कहते हैं इससे जो निचले 3 है ना, वो निम्न स्तर के होने के कारण पशु पक्षियों में भी पाए जाते हैं। मतलब पशु पक्षी भी साइन लर्निंग कर लेता है, पशु पक्षी भी चेन लर्निंग कर लेता है, उद्दीपन अनुक्रिया पशु पक्षी भी कर लेता है ना। अरे पशु पक्षी भी तो चेन से सीखते हैं। एक चिड़िया का बच्चा है, पहले थोड़ा सा चलना सीखेगा, फिर थोड़ा थोड़ा उड़ेगा, फिर ज्यादा उड़ेगा, और क्या है। चलो जी, उसके बाद बहु विभेदन अधिगम। बहु 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 का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। आप कहोगे मैडम बहु तो वो बहु होती है, वो बड़े ऊ की मात्रा होती है। अगर है को बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो ये स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, यानी कि ये बहु काले की है। अगर है को बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो ये बहु काले की है ना, वो गणना बहु काले की है ना। और अगर छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो बहु विभेदन, विभेदन क्या, डिस्क्रिमिनेशन। विभेदन क्या होता है, अलग अलग मतलब आपको छोटा बड़ा, है ना, इनके अंदर आपको पता होना चाहिए अंतर, डिफरेंस करना। बिल्कुल, बच्चा डिफरेंस करना सीख लेता है। हाँ, बहुविभेदन अधिगम के अंतर्गत प्राणी उसके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे अनेक उद्दीपकों में से इच्छित उद्दीपक को पहचान लेता है और उसके अनुसार अनुक्रिया करता है। मान लो सामने अलग अलग उद्दीपक है, उनमें से एक उद्दीपक उसको ज्यादा पसंद है ना। मान लो एक बच्चे के सामने टॉफी भी रख दी, चॉकलेट भी रख दी, एक कॉपी भी रख दी, एक पेन भी रख दिया, है ना, और एक मान लो पानी की बोतल भी रख दी, और ये कह दिया कि तुम इन सब में से तुम ये काम कर लो, इनमें से एक चीज मिलेगी। कौन सी मिलेगी, मान लो क्या पता बच्चा ये कह दे मुझे तो पानी की बोतल ज्यादा पसंद आई, क्या पता ये कह दे मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद आई। अलग अलग में यानी कि विभेद करना सीख जाता है, डिफरेंस करना बच्चा सीख जाता है। इसका मतलब ये व्यक्ति अनेक उद्दीपकों में से विभेद करना सीख जाता है। निश्चय ही इस प्रकार के अधिगम में प्राणी परिस्थिति के एक से अधिक उद्दीपकों पर ध्यान देते हुए संपूर्ण परिस्थिति के आधार पर एक का चयन करता। ठीक है, बहु विभेदन अधिगम को कुछ सीमा तक गेस्टाल्ट अधिगम के समकक्ष भी स्वीकार किया जा सकता है। गेस्टाल्टिज्म पता है ना आपको, समग्रवाद, यानी कि पूरी स्थिति को देखता है, पूरी स्थिति को देखता है और उसके बाद समग्र रूप से समझता है, टुकड़ों में क्या करता है, हल करता है। टुकड़ों में क्या करता है जी, हल करता है। सम प्रत्यय कॉन्सेप्ट, यहां पर कॉन्सेप्ट बनाना सीख जाएगा। यहां पर क्या सीख जाएगा, कॉन्सेप्ट बनाना सीख जाएगा। इस अधिगम से हमारा मतलब पहले के जो अनुभव है, जो प्रशिक्षण है और जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, उसके आधार पर बच्चा कॉन्सेप्ट बना लेता है। बच्चा क्या बना लेता है, कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक बार जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए, हम उन्हीं चीजों को ही केवल प्रेफर करते हैं। आपके दिमाग में किसी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बनता है, क्या बनता है जी, हाँ, चीजों को क्लासिफाई करना सीख जाता है उसके अंदर। तो
वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों और घटनाओं के संबंध में बने सामान्यीकृत विचार या मानसिक बिंब को क्या कहते हैं? संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट कहते हैं। मान लो आपको किसी वस्तु के बारे में, किसी विचार, कोई प्राणी है उसके बारे में दिमाग में एक बिंब बन गया। बिंब क्या होता है? इमेज। बिंब क्या होता है जी? इमेज होता है। आपके दिमाग में इमेज बन गई, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बन गया, उसको क्या बोलते हैं? जो संप्रत्यय अधिगम कहा जाता है। संप्रत्यों के निर्माण के फलस्वरूप ही प्राणी समानता और विषमताओं के आधार पर अलग अलग वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं को पहचानता है। ठीक है ना? ये क्या कहते हैं कि जो संप्रत्यय बना लेता है, उनका निर्माण करता है, इससे ही व्यक्ति में क्या समानता है, क्या विषमता है, उसके आधार पर पहचान लेता है, उसके आधार पर पहचान लेता है। ठीक है? और प्राणी जो भी कुछ करता है, कहता है, सोचता है, चिंतन करता है, उसमें जैसा संप्रत्यय बना रखा है वैसा ही करेगा जी। है ना? जैसे हम लोग नहीं कहते कई बार सामने वाले को, भाई जो तूने सोच लिया तू करेगा तो वही, जो तेरे दिमाग में एक बार छप गया ना, जो कॉन्सेप्ट बन गया तू वही कर। तो यहाँ पर बंदा कॉन्सेप्ट बना लेता है अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग वस्तुओं के बारे में, अलग अलग प्राणियों के बारे में। ठीक है? हाँ। अच्छा जी रोहिता, ये बात है, करते हैं। सिद्धांत अधिगम, यहाँ पर प्रिंसिपल बना लेता है। सिद्धांत अधिगम और सिद्धांतों का अधिगम स्तर से अभिप्राय सिद्धांतों को समझना है, उनको सीखना है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं। भाई कोई भी प्रोसेस है या कोई घटना हो गई, उसको संचालित करने की कार्यविधि, ठीक है ना, संबंधी क्रमबद्ध और तार्किक विवेचन को ही सिद्धांत बताते हैं कि कोई घटना या कार्यविधि क्यों, कब और कैसे होती है। बंदा अपना सिद्धांत बना लेता है कि कोई घटना क्यों होती है, कब होती है और कैसे होती है। हाँ, डेली होती है गुरप्रीत। और सिद्धांतों के आधार पर भावी घटना का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्यय निर्माण के उपरांत विभिन्न प्रत्ययों में परस्पर निहित संबंधों क्रम क्रम से उन सिद्धांतों को समझकर ही प्राणी व्यवहार करता है। मतलब सीधा बात है, अलग अलग सिद्धांतों का बच्चा निर्माण कर लेता है, अलग अलग सिद्धांत बना लेता है, अपने प्रिंसिपल्स बना लेता है। जैसे एक बंदा अपने प्रिंसिपल बना लिया किसी ने कि मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, या मुझे इस तरह के रास्ते पर चलना है। ठीक है? मुझे सत्य का प्रयोग करना है, असत्य का सहारा नहीं लेना। किसी ने सिद्धांत बना लिया, भाई अपने को तो पैसा कमाना है, चाहे कैसे भी कमाऊं, चाहे मैं सही तरीके से कमाऊं, चाहे गलत तरीके से कमाऊं। ठीक है? तो यहां पर सिद्धांत बना लेता है। डेली तो नहीं होती, देखो वैसे तो डेली का ही है सिस्टम अमन, लेकिन क्या होता है कई बार कोई या तो टेक्निकल इशू हो जाता है, या कई बार कोई और टीचर आ जाता है, स्टूडियो खाली नहीं। ठीक है? क्योंकि स्टडी मंत्रा में जो स्टूडियो है ना, कई स्टूडियो बना रखी है, चलते रहती है क्लासें यहाँ पर। तो कई बार कुछ और, कई बार कुछ पर्सनल भी हो जाता है। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपकी डेली क्लास लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका पेपर है। मेरी कोशिश यही रहती है। ठीक है? और अगर मेरी क्लास नहीं होती तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है ना, उसके अंदर डेट बदलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखो अभी तक तो थोड़ा टाइम पड़ा है, इसलिए थोड़ी हम भी ढील कर देते हैं एक आधी बार, कोई बात नहीं कि चलो कल ले लेंगे क्लास। लेकिन जैसे टाइम अपना पास में आएगा, हिंदी और साइकोलॉजी की धड़ाधड़ क्लासें होंगी। हाँ, ये तो बात है ना। चलो जी, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अधिगम का यह प्रकार, ये सर्वोच्च है जहां पर समस्या का समाधान करना सीख जाता है। इस प्रकार के अधिगम में पूर्व अनुभव और प्रशिक्षण के साथ साथ संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे अवलोकन, विश्लेषण, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान में तो सारा ही करेगा, है ना? समस्या समाधान में तो सारा कुछ ही होगा। ठीक, क्लियर बात? बढ़े आगे। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो अब करें क्वेश्चन उत्तर, क्वेश्चन आंसर करें अब। चलो जी, हमारा जो रोबोट गैगने का है वो क्या हमने, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखो रोबोट गैगने का आएगा क्या, इसके अंदर आपको ये नहीं पूछेगा बंदा करता क्या है, आपको ये सारे सोपान है ना ये याद करने। ठीक है ना? सारे आपको सोपान याद करने हैं। जैसे आपसे यूं पूछ लेगा, टिपन अनुक्रिया जो इन्होंने बताया है अधिगम, ये किसके बाद आता है या किससे पहले आता है, आपको इनकी सीरीज याद करनी। ठीक है? चलो जी,
निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर के द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं? इनमें से कौन सा गार्डनर के द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? संगीतीय बुद्धि तो गार्डनर ने दी है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। भाषाई बुद्धि दी है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये तो बिल्कुल दी है। अच्छा जी, उसके बाद और देखो, यहाँ पर तार्किक और गणितीय बुद्धि ये भी दी है, और लेकिन क्रिएटिव इंटेलिजेंस ये नहीं दी जी, सृजनात्मक। ठीक है ना, ये जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है ये नहीं। हाँ, पिरामिड याद करना है बस अभिलाषा, बिल्कुल सही पकड़े। पिरामिड याद करना है, बुक का नाम याद करना है, और रॉबर्ट गैने एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे, ये बात याद करनी, ये याद करना है। ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करना, क्योंकि और ज्यादा आता ही नहीं। करोगे क्यों, एक एक चीज को रटने की जरूरत क्या है? पिरामिड याद कर लो, है ना, जो उन्होंने बनाया है, और बस यही ध्यान करो। अच्छा, एक बात और, एक बात ये भी याद कर लेना, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, हाँ जी यही है ना। एक बात और भी ध्यान रखना मेरी, और क्या याद करना है आपने, आपको बताऊं, ये बात भी याद कर लेना कि ये जो पहले चार है ना, सिग्नल सिग्नल स्टिमुलस रिस्पॉन्स चेन और वर्बल, ये व्यवहारवाद से संबंधित है, व्यवहारवाद से। और जो ऊपर वाले चार है ना, ये संज्ञानवाद से, ये भी याद कर लेना। ऊपर वाले चार संज्ञानवाद से और ये चार व्यवहारवाद से। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ, इतनी भी याद कर लेना। पहले वाले जो चार है ना, ये व्यवहारवाद, व्यवहारवाद क्या कहता है कि अगर आप सामने कोई स्टिमुलस रखोगे तो बंदा रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि आप बंदे को सिखा सकते हो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के माध्यम से। और ऊपर वाले जो चार है ना, ठीक है ना, ये जो ये किससे संबंधित है, ये बुद्धि से संबंधित है, ये भी याद कर लेना। ये भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। फिर देखो जी, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सच नहीं है? बौद्धिक अक्षमता और अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है, नहीं पूछा है। अधिगम अक्षमता युक्त बालक की आईक्यू निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। मान लो अगर किसी बच्चे को, ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, वो 70 से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं। अब यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। और बिल्कुल आप सभी ने बता दिया, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे। चार क्यों आएगा भाई, यहाँ तो आंसर दो आना चाहिए, आंसर तो बी आएगा, चार क्यों आएगा? आप देखो मेरी बात सुनो, ये कहता है कि अधिगम अक्षमता, अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है, आपको चार मुख्य लर्निंग डिसेबिलिटी आपको याद करनी है। आपको कितनी याद करनी है जी, मुख्य रूप से आपको चार याद करनी है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो आपको याद करनी है, मार्कर दूसरा, एक तो याद करनी है आपको डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो पठन विकार होता है। एक आपको याद करनी है डिसग्राफिया, यानी कि लिखने संबंधी जो दिक्कत है। एक याद करना है आपको डिसकैलकुलिया, यानी कि जो गणित की दिक्कत होती है। एक आपको याद करना है डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, मस्कुलर, मस्कुलर दिक्कत होती है। फिर और कौन सा याद करना है, एडीएसडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, और एक आपको याद करना है बेटा ऑटिज्म। इनके अलावा और कोई नहीं आता, सही बताओ, ये जो है ना बस यही आते हैं, इनके अलावा कोई नहीं आता। आपको डिसलेक्सिया पूछ लेगा जो रीडिंग डिसऑर्डर है, डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी है, मैथ डिसऑर्डर है, डिस्प्रेक्सिया पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, चलने में, मस्कुलर है जी, हर चीज में दिक्कत है, जैसे तारे जमी पर उसका ईशान अवस्थी। उसके बाद एडीएसडी और ऑटिज्म, संवलीनता, बस यही याद करनी है। अब ये बताओ, अगर किसी बच्चे को, अगर किसी बच्चे को इनमें से दिक्कत हो तो क्या उसका आईक्यू लेवल 70 से कम होना जरूरी है? ना जी, कई बार इंटेलिजेंट बच्चों को भी ये दिक्कत, इंटेलिजेंट बच्चों को भी ये दिक्कत होती है। अब ऑटिज्म से ग्रसित है और यूं बच्चा इंटेलिजेंट है, दिमाग तेज है, पर कम्युनिटी में जाने से घबराता है। ठीक है, मंजू पूछ रही है, मंजू नाम है ना, कि एडीएसडी क्या होता है मैडम? एडीएसडी होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर,
यानी कि क्लास के अंदर 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर पढ़ा रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं लगा पाते और अति क्रियाशील होते हैं, हाइपर एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। कई बार इंटेलिजेंट बच्चा भी एडीएसडी वाला होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये सारा दिन अपनी सीटों को बदलते रहते हैं। आप पहले लेक्चर में देखोगे किसी और सीट पर बैठे मिलेंगे, तीसरे चौथे लेक्चर में जाओगे सीट बदली मिलेगी। सारा दिन वहां पर कुछ ना कुछ क्लास के अंदर दिक्कत करते हैं। शरारती बालक, बिल्कुल शरारती बालक, कई बार इंटेलिजेंट बच्चा भी शरारती होता है। ठीक है, ये टिक कर नहीं बैठ सकते, ये सारा दिन यूं कहेंगे मेरी कॉपी ले लीजिए, मेरी पेंसिल ले लीजिए, मेरे को धक्का मार दिया जी, है ना, मैडम जी मेरी कॉपी खोस लीजिए, मैडम जी मेरी पेंसिल तोड़ दीजिए, है ना। बैठे बैठे ठक 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 करते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, सामने साथ वाले को कोनी मारेंगे, आगे वाले के पैर नीचे से पैर मारेंगे, धक्का मार देंगे। तो इनका सारा दिन यही काम होता है। तो ये बच्चे एडीएसडी वाले होते हैं भाई, ठीक है। एक दूसरे को मारते रहते हैं, बिल्कुल शरारती होते हैं, सीधी तो बातों की एक बात है, अति शरारती होते हैं और अटेंशन नहीं लगा पाते, ध्यान नहीं लगा पाते। तो और तो बाकी ठीक ही है। ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी होती है, इनकी बौद्धिक अक्षमता और अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है। सही बात है, दोनों एक जैसी थोड़ी ना है। ऐसे थोड़ी ना कि किसी की बुद्धि भी कमजोर है और लर्निंग डिसेबिलिटी है वो सेम है, ना जी, सेम नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा तो आएगा आंसर, बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है। बात ठीक है। बौद्धिक अक्षमता और अधिगम अक्षमता दोनों खास अक्षमताएं हैं। चलो जी, हाँ, क्रोन फेन बेनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नलिखित में से किस तंत्र में समाहित है? माइक्रो, मैक्रो, मीजो या एक्सो? बताओ जी, कौन से में है? यूरी ब्रोन फेन बेनर, इनका जो है वो किसके अंदर समाहित है? बताओ जी, शाबाश, कौन बच्चा बताएगा? बताइए, सी आएगा, पक्की बात है। पहला कौन सा होता है? माइक्रो, सूक्ष्म वाला तो पहला होता है, माइक्रो होता है, सूक्ष्म वाला पहला तंत्र होता है। पीजो होता है दूसरा, पीजो कौन सा होता है? दूसरा। तीसरा होता है एक्सो, तीसरा होता है एक्सो, और चौथा होता है मैक्रो, मैक्रो ये चौथा। पांचवा इसमें नहीं दे रखा ना, पांचवा कौन सा होता है बताओ? पांचवा कौन सा होता है? पांचवा होता है घटक मंडल, पांचवा होता है घटक मंडल, ये पांचवा होता है घटक मंडल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोमोसिस्टम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रोमोसिस्टम बोलते हैं, क्रोमोसिस्टम ये बोलते हैं, ठीक है। नहीं बेटा, क्या बोलते हैं? क्रोमोसिस्टम बोलते हैं यहां पर अंग्रेजी में। तो ये हो गए जी 5 इनके क्या है जी? तंत्र है। तो ये जो माइक्रोसिस्टम है ना, इसके अंदर बच्चा रहता है, ये मतलब रहता तो खैर सब में ही है। तो माइक्रोसिस्टम इसका पहला तंत्र है और जो बहुत जरूरी है बालक के लिए। थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, बालक के लिए ये जो माइक्रो होता है ना, ये बहुत जरूरी है। बालक के माता पिता, परिवार के लोग, उसके संगी साथी, उसके अध्यापक, वो सारे के सारे माइक्रो में आते हैं जी। उसके बाद दूसरा है जी मीजो। मीजो का मतलब क्या होता है? मीजो तंत्र का यानी कि जिसके अंदर दो क्या मिलते हैं? सिस्टम आपस में मिलते हैं। कि नहीं बेटा छोड़ो मत, माता पिता और जो संगी साथी है ना, स्कूल का और माता पिता परिवार का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर क्या होते हैं? ये दो होते हैं। जैसे दूसरा स्तर होते हैं बच्चों की परिवार की अनुभूतियां कैसी हैं, बच्चों का परिवार में लाड़ प्यार से पाला गया है या डांट फटकार मारा धमकाया जाता है, और उसका स्कूल का अनुभव क्या है, संगी साथियों का क्या अनुभव है, ये सारा का सारा मीजो तंत्र में आता है। हाँ, पीटीएम सेकंड में आती है, बिल्कुल, जहां पर बच्चे के पेरेंट्स और टीचर आपस में मिलते हैं और बच्चे के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चे के पेरेंट्स बच्चे के दोस्त से मिलेंगे तो भी सेकंड के अंदर आएंगे, ठीक है।
तो पिता का कार्यस्थल किस में आना चाहिए? एक्सो में नहीं आना चाहिए? माता पिता का जो कार्यस्थल होता है आना चाहिए ना, एक्सो में आना चाहिए। जैसे मम्मी है, नौकरी करती है बैंक में, सुबह जाती है, शाम को घर आती है, शाम को घर आती है और घर आने के बाद अपने बच्चों को संभालती है। सारा दिन बच्चे अकेले रहते हैं। अब बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, या बच्चा उस तंत्र से सीधा डायरेक्ट नहीं जुड़ा, इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन बच्चा सारा दिन अपने मम्मी की वेट करेगा कब वो सुबह जाएगी 9-10 बजे, मान लो 9 बजे जा रही है और शाम को घर पे 7 बजे आ रही है, तो सारा दिन बच्चा उसके बगैर रहता है, तो बच्चा वहां पर इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। मान लो पिता ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं, फौज में हैं या वैसे भी बाहर रहते हैं ज्यादातर, और कभी कभी घर आते हैं हफ्ते 10 दिन में एक दिन, तो वहां पर बच्चा प्रभावित होता है। ठीक है, बच्चा प्रभावित होता है। उसके बाद 4 पर क्या है जी? वृत्त तंत्र, यानी कि मैक्रो सिस्टम। आगे क्या है? मैक्रो। जब मैं बच्चे की बात कर रही हूँ ना, तो कार्तिक देख रहा है मेरी तरफ। कार्तिक सोच रहा है मैडम क्या बच्चा बच्चा पढ़ा रही है ना कार्तिक? ये पोस्टमार्टम कर रहा है गाड़ी का, खोल रहा है उसको, उसको पोस्टमार्टम करके एक एक चीज निकाल के देखेगा, है ना कार्तिक? हाँ खोल दो बेटा, कोई नहीं, शाबाश, बहुत है अपने पास, बहुत गाड़ी है। ठीक, उसके बाद क्या है जी? वृत्त तंत्र, यानी कि यहाँ पर किस देश में पैदा हुए हैं, कैसा समाज है, कैसी संस्कृति है, वो बच्चे पर प्रभावित करती है। 5वां है जी घटक मंडल। ये समय के अनुसार घटित होता है, ये समय के अनुसार घटित होता है। जैसे कोई कंप्यूटर की जैसे अब क्रांति आ गई है ना, सोशल मीडिया, या फिर कोरोना आ गया है ना, तो ये एक समय के अनुसार घटित होता है। क्लियर? चलो जी, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक माँ अपने बच्चे को, देखो जो मैंने आपको अभी अभी बताया ना वो आ गया। हाँ, है ना कविता? कोरोना काल बिल्कुल टेक्निकल आ गया। हाँ, टाइम से रिलेटेड होता है, ये टाइम से रिलेटेड होता है। चलो जी, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर क्या देती है? थपकियां। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है, वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रकट करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा अधिगम, शास्त्रीय अनुबंध का, क्रिया प्रसूत अनुबंध का, या सामाजिक अधिगम का। तो सोशल लर्निंग तो है नहीं जी, सोशल लर्निंग तो है नहीं। ठीक, ये तो कट ही गया। और बताओ, प्रयास और त्रुटि है, ट्रायल एंड एरर, ये भी नहीं है, ये भी कट गया। उसके बाद क्या है जी? क्लासिकल कंडीशनिंग, हाँ ये हो सकता है शास्त्रीय अनुबंध का। क्रिया प्रसूत भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आ गया जी? आंसर आ गया हमारा बी, आंसर आ गया हमारा बी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर ये क्या करता है जी? डिपेंड करता है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये क्या है? ये थ्योरी है। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन थे ना, तो ये इंग्लिश के अंदर एक आधा ऑप्शन नीचे कटा हुआ है, ठीक है ना, एक आधे ऑप्शन कट, क्योंकि क्वेश्चन लंबे लंबे हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? यह वाइगोस्की के सिद्धांत से जुड़ा है, यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, यह उन कार्यों क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से खुद कर सकता है। हेलो शौर्य, यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। थोड़ी इसके अंदर ये हिंदी के अंदर दिक्कत आ रही है, जो मतलब ये शुद्ध शुद्ध शब्दों की, इसको ठीक कर लेना। कल इस पीडीएफ को मैं ठीक करवाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर 30 क्वेश्चन है, तो आज तो अभी तो 5वां ही चल रहा है। कल इस पीडीएफ को मैं ठीक करवा दूंगी, आज एक बार देख लो आप कि बताओ कौन सा आएगा जी आंसर। समीपस्थ विकास के क्षेत्र में सही नहीं है, आपने नहीं बताना है। तो ये वाइगोस्की के सिद्धांत से जुड़ा है, ये बात तो ठीक है जी। यह बच्चे की सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। अच्छा जेडपीडी क्या? यह उन कार्यों, यह भी ठीक है, यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो यही आएगा आंसर। तो 4, बच्चा सफलतापूर्वक तो नहीं कर सकता और बिना किसी सहायता के, ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शास्त्रीय अनुबंध ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। जो शास्त्रीय अनुबंध है वो ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है।
क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद वॉलेंटरी बिहेवियर। क्रिया प्रसूत अनुबंध ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, शास्त्रीय अनुबंध अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, या क्रिया प्रसूत अनुबंध में परिणाम अनुबंध का एक महत्वपूर्ण कारक है। बताओ जी, सोच लो, अच्छी तरह सोच समझ के जवाब देना, ताकि पता चले आपको भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप कैसे करोगे। बताओ बेटा, कैसे करोगे? शाबाश। हाँ जी, क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? ए आएगा? आई थिंक सी। सी सी आंसर आ रहा है। सत्य नहीं पूछा है भाई। शास्त्रीय अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद वॉलेंटरी बिहेवियर, ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। गलत तो मुझे यही लग रहा है। ऐच्छिक व्यवहार कौन से? वो तो अनैच्छिक व्यवहार होते हैं, जैसे मुंह से लार आना इच्छा के ऊपर डिपेंड थोड़ी ना है। हम कहते हैं मुंह के अंदर लार आना, हकला जाना, तो ये कोई इच्छा के ऊपर संबंधित थोड़ी ना है, क्योंकि क्लासिकल कंडीशन इनवॉलेंटरी बिहेवियर है। बिल्कुल ये आएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। हाँ ये तो ठीक है भी। क्रिया प्रसूत जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होती है वो वॉलेंटरी बिहेवियर के साथ होती है, क्योंकि देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी थी। स्किनर क्या कहता है कि हम हमारी इच्छा से अनेक कामों को करते हैं, वॉलेंटरी बिहेवियर करते हैं, और उसके बदले यदि हमें पुनर्बलन मिलता है तो हम उस काम को बार बार करते हैं। जो स्किनर का चूहा है वो उसमें उछल कूद मचा रहा था। अच्छा, अचानक से ऊपर से भोजन गिरा। अब चूहे का काम है उछल कूद मचाना, क्योंकि वो तो एक जानवर है, करेगा। ऊपर से खाना नीचे गिरा, खाने को खा लिया, तो है ना वॉलेंटरी। ठीक, उसके बाद क्लासिकल कंडीशनर डील्स विद इनवॉलेंटरी बिहेवियर, शास्त्रीय अनुबंध अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये भी कट गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में परिणाम अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो ये भी सही है बात तो। और क्रिया प्रसूत अनुबंध में परिणाम अनुबंध का एक महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या आ गया? ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, ये आ गया वॉलेंटरी, है ना। यही आएगा ना, पक्की बात है। सभी को समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना सभी को समझ में? पिता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था। एक खिलौना है सांप का, उससे डर लगता था, दूर कर लिया। डी क्यों आएगा भाई? डी क्यों किया बेटा आपने? ए आएगा, समझा तो दिया। ए आएगा ए। मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। बिस्तर पर पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापसी को क्या कहा जा सकता है? उद्दीपक समानीकरण, क्या स्टिमुलस समानीकरण जनरलाइज हो गया, या उद्दीपन विभेदन हो गया, या स्वतः पुनः प्राप्ति हो गई, ठीक है, या विलोपन हो गया? बताओ जी, शाबाश। क्या हो गया यहां पर? क्या हुआ है? शाबाश, जल्दी बताइए। सी आएगा, पक्की बात है। रिकवरी हो गई, शाबाश, रिकवरी हो गई। क्या आएगा? सी आएगा आंसर। देखो, उद्दीपक समानीकरण नहीं हुआ, ना ही उद्दीपक विभेदन हुआ है। ना तो यह जनरलाइज की कोई बात है, ना डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात है, तो ये दोनों तो कट ही गए। फिर विलोपन भी नहीं हुआ। अरे विलोपन किया तो दोबारा फिर आ गया, तो इसका मतलब स्वतः पुनः प्राप्ति। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, स्वतः पुनः प्राप्ति। आज इस पेपर के हमारे 7 क्वेश्चन हुए हैं और कल इसको पूरा कर लेंगे। कल मैं आपको 30 क्वेश्चन करवा दूंगी सारे, यानी कि अब हमारे 23 प्रश्न रह गए जो मैं आपको कल पूरा करवाऊंगी। ठीक है ना? कैथल नहीं गए ना? नहीं गई, क्योंकि आपकी क्लास जो लेनी थी, है ना, आपकी क्लास जो लेनी थी। चलो जी, तो कल मिले फिर। और कोमल कल करवाएंगे, कल पूरे 30 प्रश्न करवा दूंगी कल। ठीक 5 बजे मिलेंगे कल। कल ठीक 5 बजे मिलेंगे, ठीक है। और 5 से 6 1 घंटे अपनी क्लास होगी, और 1 घंटे में बाकी के तो 23 क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको कल करवा दूँ। वेट रहेगा? ठीक है जी, मुझे भी वेट रहेगा। 10 कंप्लीट करवा दे, टाइम लग जाएगा समझाने में भी, ठीक है ना। चलो जी, हिंदी के भी लेंगे। आप ये ना सोचो कि मैडम यूं यहाँ भर देते लेंगे, अरे वास्तव में लेंगे हिंदी की। एक बार साइकोलॉजी की ये सीरीज चल रही है, तो हिंदी की भी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, अभी टाइम पड़ा है अपने पास। हिंदी व्याकरण जो आपके 15 नंबर के एस्टेट के अंदर आएगी ना, वो मैं आपको एकदम पक्की करवा दूंगी, प्रीवियस ईयर करवा दूंगी हिंदी के सारे, और उसी के अंदर पूरी हिंदी ग्रामर को घुमा देंगे।
ठीक है ना। 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी एस्टेट के पेपर हुए हैं, चाहे पीआरटी का है, चाहे टीजीटी का है, चाहे पीजीटी का है, तीनों लेवल की 15 नंबर की हिंदी ग्रामर करवा दूंगी, पूरी की पूरी हिंदी ग्रामर घुमा देंगे उन 15 नंबरों के अंदर। हाँ, लेंगी मैं हिंदी की क्लास, बिल्कुल लेंगी। और हिंदी की क्लास तो वो बच्चे भी देखेंगे जिनका सीटी का पेपर है। अब तो सीटी वाले नहीं जुड़ते, क्योंकि अब तो ये क्लास ही स्टेट के लिए है। चलो जी, थैंक यू, धन्यवाद सभी का। और जय हिंद, जय भारत सभी को। छोटी सी क्लास का 1 घंटा लगभग होने, छोटी क्लास, घंटा तो बहुत है। चलो जी, कल मिलते हैं पक्का, कल 5 बजे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।